है ना 9th 10th के लिए यही है, सेल्फ स्टडी गाइड करके है चैप्टर वाइज, ठीक है। हर एक टॉपिक का दिया हुआ है, कुछ नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा पर डे जो है ना कुछ सेक्शन को चूज कर लेना है, उसको उतना पढ़ जाना है। कहानी की तरह दिया हुआ है एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित जी इसमें, ठीक है। और इसमें दिखाते हैं आपको, हाँ सारा सब्जेक्ट है, सारा है। क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं दिया हुआ है आपको, टोटल सारा थ्योरी में है, ठीक है। एमसीक्यू आने एमसीक्यूज भी दिया हुआ है, थ्योरी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है ना वो प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, जिसमें आपको बताते हैं ना। पहले स्टार्ट किया 9th का जो है भारत और समकालीन विश्व 9th का, फिर 10th का भारत और समकालीन विश्व सेकंड हो गया, 9th 10th दोनों दे दिया क्या, हाँ किरण पब्लिकेशन का ही जो है 9th 10th सामाजिक विज्ञान जो है सेल्फ स्टडी चैप्टर वाइज है, ठीक है। जिसमें फिर आगे फिर भूगोल का जैसे 9th का भी दे दिया समकालीन भारत फर्स्ट, फिर जो है 10th का भी दे दिया, ये दोनों हो गया। उससे निचोड़ जो है उस चीज का, यानी आपको एससीईआरटी बुक वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े इससे बचने के लिए, क्योंकि उसको पढ़िएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आगे इसी तरह से 9th 10th का राजनीति शास्त्र हो गया, फिर अर्थव्यवस्था हो गया, यही चारों है। तो चारों सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है, कुछ नहीं बस इसको बढ़िया से जो है ना पढ़ जाना है। एग्जाम में कुछ पूछेगा, लोग क्या पढ़ेगा, जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा वही ना पढ़ेगा, सीधी सी बात हम जानते हैं। इसीलिए उस चीज को थोड़ा सा विशेष करके कीजिएगा। हाँ मार्केट में आ गया है। इसमें देखते हैं कहानी के तौर में पूरा दिया हुआ है, आप जो है ना जब पूरा पढ़िएगा तभी आपको पूरा पता चल पाएगा। क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है जो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर भी हम बताते हैं आपको। दोनों मिला के निचोड़ दिया, हाँ दोनों मिला के दिया हुआ है, दोनों मिला के दिया हुआ है। चलिए देखिएगा, नाजीवाद जो बोलते हैं यानी नाजीवाद और हिटलर का जो है उदय है, ठीक है। इसमें हिटलर का उदय में है कि जो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने जो है समर्पण कब किया था, तो 1945 में, ठीक है। 1945 में जो जर्मनी मित्र राष्ट्रों के पास जो है समर्पण कर दिया था, और आगे जो हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि वह अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला था, इसलिए जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर आगे जो है जैसे पूरा एकदम कहानी दिया हुआ है, क्या हुआ कैसे हुआ, पढ़िएगा तभी समझ आएगा। हम कोशिश कितना भी चाहेंगे कि एक एक लाइन करके क्वेश्चन निकालने का, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट है इतना बड़ा बड़ा है, जब तक हम बोलेंगे आपको एडजस्ट ही नहीं होगा पूरा वो, ठीक है। अपने से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। एससीईआरटी जो सिलेबस दिया है सब एससीईआरटी के पीछे जो भाग है एससीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया, देखिए सबका निचोड़ जिससे क्वेश्चन बनेगा। हम क्या बता रहे, एक एक पॉइंट जो देखेगा ना पॉइंट बाय पॉइंट करके जैसे दिया है, कहानी के टर्म में दिया हुआ है ना। जैसे कि एक ही पॉइंट हम जैसे बोलते हैं कि 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जो है इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया था, यानी इनेबलिंग एक्ट का पारित किया गया था सीधा सीधा अगर बोले तो 3 मार्च 1933 को। और इनेबलिंग एक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, विशेषाधिकार अधिनियम। और इस कानून के जरिए जो जर्मनी में जो है बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। ये सीधा आप क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी में तानाशाही जो है कब स्टार्ट कर दिया गया था, तो 1933 में किस एक्ट के तहत जो है विशेषाधिकार एक्ट, और इसे ही इंग्लिश में इनेबलिंग एक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना उतना आसानी से नहीं निकल पाने वाला है, पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। हम दर्पण अभी बताएंगे दर्पण से, लेकिन देख रहे हैं कुछ इस बातें जो है, क्योंकि हम तो समझते हैं उस बुक को पढ़ने से तो बेहतर है, आपको जरूरत का चीज ही हाँ बहुत सारा पढ़ने से बेहतर है। आप सोचिए ना कितना 2 चौका 8 को किताब पढ़िएगा ना, आज वो यही नहीं, फिर 11 12 भी है, 11 12 तक अच्छा न्यूनतम आहार था ना, अच्छा उसमें भी तक देखना था। चलिए बताइएगा, आपदा प्रबंधन के जो है 2 चरण लागू करने की जरूरत है, जिसमें से आपको बताना आकस्मिक प्रबंधन दीर्घकालिक प्रबंधन दोनों क्या है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको बताना है।
आपदा प्रबंधन के लिए जो 2 चरण जो होते हैं उसमें क्या क्या है, तो आकस्मिक प्रबंधन भी जरूरी है और दीर्घकालीन प्रबंधन भी जरूरी है, यानी या फिर आपको दोनों जरूरी है, 1 तथा 2 ये बताना है। तो दोनों नहीं जरूरी है। आपदा प्रबंधन के लिए जो दीर्घकालीन प्रबंधन जरूरी है कि आपदा यदि कोई भी आए तो लंबे समय तक जो है उसका हम प्रबंध करके सकें। ऐसा नहीं है कि हम जो आकस्मिक यानी अभी आपदा आ रहा तो हम अभी के लिए प्रबंध कर लें, ये जरूरी नहीं है। आपको आपदा से बचने के लिए क्या है कि एक ही ऐसा करें कि लंबे समय तक जो है बांध क्यों बनाया जाता है, ताकि लंबे समय के लिए ना बनाया जाता है, बांध को मजबूत किया जाता है। ऐसा भी होता है कि जिसमें आपदा आ रहा है उससे मैं क्या करता हूँ उसको बना लेते हैं, तो वो आकस्मिक यानी अभी आ रहा है तो अभी कर लेते हैं। तो उसे जो है हमें आपदा प्रबंधन से बचने के लिए क्या करना होता है, दीर्घकालीन जो है। आगे बताना आकस्मिक प्रबंधन के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, तो आकस्मिक प्रबंधन के जो है 3 घटक होता है। आगे बताना बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंचे स्थान पे यानी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए से ठीक है। आगे बताना सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी जो है समुद्र में, तटीय समुद्र में ही सुनामी आता है। आगे बताना आग से जले स्थान पर जो है प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। देखिए आग से आपसे है आग से जले स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, पानी नहीं ठंडा पानी डालना चाहिए। आप जो पेस्ट का यूज करते हो किस लिए करते हैं, वो ठंडा के लिए नहीं करते हैं, जो ठंडा होता है इसलिए करते हैं, तो ठंडा पानी का यूज जो है उस जगह पे करना चाहिए। हमको लगता है ऐसा ही क्वेश्चन पिछले बार के स्टेट में भी था आप लोग का, ऐसा ही था ना क्वेश्चन। आगे बताना बचाव कर्मियों के लिए जो बाढ़ के क्या उपकरण होना चाहिए, क्या चीज बोल रहे थे, उसी ढंग का क्वेश्चन टफ था ना, तो यहाँ जो चल रहा है आप लोग का तो वही बेहतर ना चल रहा है, तो सब लोग परेशान काहे होते हैं सीआरटी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। अरे कोई बात नहीं, पूछे पढ़ लीजिए बढ़िया से, चैप्टर वाइज एससीईआरटी एक है ना, इसी को चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप लुसेंट भी पढ़िए रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोले हैं कि बैच में आप इस चीज को ही पढ़िए, आप सब बोले हैं कि जो किताब हो सब चले, हाँ जो हो, जो जरूरत है आपको लगे आप इसको पढ़िए घर पे, बैच में जो जरूरी है उस चीज को पढ़िए अपने अकॉर्डिंग। आप जान रहे एग्जाम में क्या पूछा, एक बार पास कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए वैसे पढ़ना है कि नहीं के बहकावे में नहीं कि यही चीज को पढ़ना है, यही से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर क्या करिएगा, यही चीज होता है। आगे बताइएगा कब जो है भुज में भूकंप आया था, 2008 भुज में पूछ रहे 2001 में आया था, और ये क्वेश्चन पिछले बार एसआईपीटी में पूछा था दरोगा में, इसे भुज में जो है 2001 में भूकंप आया था, ठीक है, जो कि सबसे तीव्रता था 6.9 तीव्रता के साथ आया था, जो काफी क्षति हुआ था इससे। आगे बताना है आपको, इसी में ऑब्जेक्टिव दिया होगा इसका, हर टॉपिक का जो है ना अलग अलग, नहीं हर टॉपिक के बाद में एक साथ ऑब्जेक्टिव दिया, हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव दे दिया है आपको। बताइएगा मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, मार्को पोलो पुर्तगाल का था ना, पुर्तगाल का था। यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किन से सीखा था, ठीक है, यूरोपवासी जो है कंपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा था, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बताना भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था, 1664 में हुआ था, और व्यापारिक कोठी का स्थापना कब किया था, 1668 में, 4 साल बाद किया था, ठीक है। आगे आपको बताना रेड इंडियन कहाँ के निवासी है, ठीक है, अमेरिका के निवासी, सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, अमेरिका का ही खोज किया था, सही। आगे बताना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सप्तवर्षीय युद्ध में काफी क्षति किन देशों को हुई थी, तो सप्तवर्षीय युद्ध वैसे हुआ किसके किसके बीच था, इंग्लैंड फ्रांस के बीच, और ज्यादा क्षति इंग्लैंड को हुआ था, ठीक है। क्या हुआ, क्षति भी तो उसी को हुआ था, ठीक, ऐसा कोई जरूरत नहीं जो विजय हुआ उसका क्षति नहीं होगा, वो सब कुछ लगा दिया तब जाके जीता ना, यानी ज्यादा क्षति हुआ उसका, समझे। आगे बताना बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी, तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो है 1700, ठीक है, 73 में, ठीक है,
क्या 16 दिसंबर 1773। और बोस्टन की ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ही ये कारण ही था, बोस्टन की चाय पार्टी। और इसके तहत जो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और इसी प्रकार जो आगे चल के अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ठीक है जी। आगे बताना, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? अमेरिका में। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है 1789। अभी जो बात बोले वो सारा इतना खत्म है। आगे फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो है किसके समय में हुआ था? लुई 16वां के काल में हुआ था, जिसमें गद्दी, और लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था? 1774 में लुई 16वां जो है गद्दी पर बैठा था। सही है। किस शासक ने कहा था मैं ही राज्य हूँ? ठीक है। और मेरे क्या हुआ? देखिए, किस शासक ने कहा था मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां। ठीक है। हाँ, और एक और आगे देता है मैं ही राज्य हूँ और मेरा शाब्दिक कानून, ये लुई 16वां। ठीक है, ठीक था। 14 15 कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब घटी? 1688। इंग्लैंड में जो संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1832। बिल्कुल सही है, 1832 में हुआ था। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। सही है। आगे बताना है आपको, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था? तो सामंती प्रथा का अंत हो गया था फ्रांसीसी क्रांति से ही। इसके तहत जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे के पृथक कर दिया था, यानी अलग अलग कर दिया गया था। और इसी के साथ जो है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली थी, यानी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता जो है किस क्रांति का जो ये देन है? फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है। आगे बताना, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध जो है 1905 में हुआ था। सही है। त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था? 1882 में हुआ था त्रिगुट सम्मेलन। सही है। आगे बताना, वर्साई की संधि में जो है कुल कितने देश निर्णायक निभा रहे थे? तो वर्साई की संधि में जो है कुल कितने देश ने जो है निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? ऐसा नहीं बोल, 3 देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। सही है। आगे बताना, किस वर्ष में जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी? ठीक, 1929 में आया था विश्वव्यापी जो है आर्थिक मंदी 1929 में। ठीक है। आगे बताना, पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? तो पर्ल हार्बर कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में ना। हार्बर अमेरिका। पर्ल हार्बर अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जो जापान परेशान किया था उसके बाद जो है कहाँ कहाँ बम गिरा था? नागासाकी और हिरोशिमा। पर्ल हार्बर जो है अमेरिका में। क्या हुआ? हाँ, उसी पे ना जापान हमला किया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था। क्या? हाँ, 6 अगस्त और 9 अगस्त वो हो गया आपको जापान के। हिरोशिमा पर 6 अगस्त, नागासाकी पे 9 अगस्त। हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी गिरा था वो फैट मैन। हाँ, यूरेनियम 236 नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए ना, अब ऐसे याद भी करना हो ना तो जैसे हिरोशिमा बोले तो पहले है 6 अगस्त, तो पहले बच्चा वाला गिराया था, सीधा समझिएगा, नहीं समझे पहले, यानी कहने का लिटिल बॉय है ना पहला। ठीक है। आगे फिर फैट मैन है, यानी मोटा आदमी, सीधा समझिएगा। तो दूसरी बार 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है फैट मैन गिराया था। ठीक है। आगे बताना आपको, मुसोलिनी का संबंध किस देश से? ठीक है, मुसोलिनी का संबंध जो है इटली से हो जाएगा। हिटलर का जन्म जो है जर्मनी के किस शहर में हुआ था? ठीक है, ब्रोना शहर में ना, ब्रोना शहर में। सही है। आगे बताना, मेन कैंप पुस्तक के लेखक हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था? 1933 में हिटलर को चांसलर मनोनीत किया गया था 33 में। आगे तो जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, जर्मनी की मुद्रा पूछ रहे हैं आपको। पॉन्ड ना होगा? उसमें पॉन्ड दिया आप, यूरो हो गया है। जर्मनी का मुद्रा देखिए तो पॉन्ड है। अच्छा, अब अच्छा अभी जो हम पूछ रहे हैं ये सब आप पढ़े हुए हैं? आप सब लोग कौन बुक से पढ़े? SCERT से पढ़े ना। अच्छा, एक चीज सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए, अभी तो हम जहां से भी पढ़े, आप लोग SCERT से पढ़े हैं, वही चीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना।
ठीक है, एससीईआरटी से आप पूरा कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, वही चीज है। तो सिर्फ जरूरत का चीज है, बस उतना कोशिश करिए। वही चीज है, आप दोनों किताब को पढ़िएगा। एससीईआरटी इसमें क्या है, निचोड़ है, एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या है कि उसको आप पढ़ते रहे कहानी की तरह, ठीक है। चलिए आगे बताना है, वन समाज और उपनिवेशवाद। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगी, सही है। आगे बताना, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1865 दिया है। आगे है, ये वन अधिनियम है 1865। आगे वन्य जीव संरक्षण बताया कब आया? वन्य जीव संरक्षण 72 हो जाएगा। और वन संरक्षण की यदि हम बात करें तो 1980 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोले तो 1986 हो जाएगा। नहीं समझे? आपको बताया भारतीय वन अधिनियम 1865, ठीक है। आगे फिर हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हो जाएगा? 1972। वन संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1986 हो जाएगा। 2002 से जो है यूरो हो गया, और 2002 से यूरो, अभी वर्तमान में यूरो है, ठीक है। जर्मनी का मुद्रा इसमें पाउंड कर दिया है, गलती कर दिया है। आगे बताना, आपको बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में न हुआ था, ठीक है। बताते झारखंड में, और झारखंड की कौन से जगह पे हुआ था? उलीहातू में हुआ था, बिल्कुल सही बोले, उलीहातू में हुआ था, सही है। आगे बताना है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, बिल्कुल सही है। आगे बताना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा, सही है। आगे बताना, कुवैत को इराकी सेना ने से कब मुक्त कराया गया? कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया? 1991 में। आगे बताना है, सुरक्षा परिषद में कितने देशों की अस्थायी संख्या कितना? अस्थायी देशों की संख्या, अस्थायी देशों की संख्या 5, और जो है टोटल देश 15 ना। और अस्थायी टोटल बोले 15 नहीं हुआ, 5 और अस्थायी 5, अस्थायी 10 और अस्थायी दोनों मिला के 15। आगे बताना है, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ना, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो कृषि का जो है शुरुआत नवपाषाण काल में। आगे बताना है, रेशेदार फसलें कौन सी होती, कौन सी? तो कपास जान ही रहे, जूट भी होगा, ठीक है, लेकिन जूट होगा, हाँ कपास जूट सही है। आगे बताना, कपास उत्पाद का श्रेय किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। आगे बताना, रबी फसल की जो है कब बुआई की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, सही। धान किस जलवायु की फसल है? उष्णार्ध जलवायु की फसल है, उष्णार्ध जलवायु का, ठीक है। आगे आपको बताना है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है, सही। आगे बताना, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप के संस्थापक की बात करें, मेजनी, सही है। आगे आपको बताना है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से, सही है। आगे बताना, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था, सही है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस महाद्वीप यानी किस देश कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, सही है। आगे बता, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। यूनान की राजधानी एथेंस है ना जी। आगे बताना, हंगरी की भाषा क्या है? ठीक है, मैग्यार हो जाएगा। हंगरी की भाषा मैग्यार, हाँ भाषा ही बोल रहे, हम अभी भाषा ही पूछे हैं। अच्छा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, भाषा मैग्यार है। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी, सही है। किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये जो है हिटलर का कहना था ना। अच्छा, मेटरनिक का कहना था। मेटरनिक का कहना था, जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाती है। मेटरनिक सही आंसर है। आगे बताना है, जलवेरौन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेरौन की स्थापना जो है पर्सा के द्वारा किया गया, सही है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 की 1971? 1871, सही है। आगे बताना, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था, सही है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था?
नाविक सही है। आगे बताना जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था, सही है। आगे बताना चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन की बात करते हैं इंग्लैंड में हुआ था, सही है। आगे बताना यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ठीक है, यूनान हो जाएगा। आगे बताना नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5, सही है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में, सही है। फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की? ठीक है, बुर्बोर वंश के किया था, सही है। आगे बताना कार्बोनरी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1810। ठीक है, 1810 में। आगे बताना यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई। आगे बताना फ्रांसीसी उपनिवेशों में से जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1843। तो 1848 दिया है ना इसमें। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1848। आगे बताना नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? जी बिल्कुल सही है, 1804 सही है। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? 1804 में। आगे बताना ये फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वां, सही है। आगे बताना निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई। उदाहरण है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांस की क्रांति, सही है। आगे बताना फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में जो है टैले एवं टीथे का संबंध किससे है? तो भूमि टैले जो है ये भूमिक अर्थ था और टीथे क्या था? धार्मिक अर्थ था टीथे। ठीक है, आगे बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही? छोड़िए इसको। जर्मनी ने जो है इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 7 में किया था। 1940 में, सितंबर 1940 में किया था। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ जो है त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर सितंबर 1940 में। आगे बताना इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? इंडोनेशिया निवेश किसका था? इंडोनेशिया जो था ये डच का उपनिवेश था, डच का। आगे बताना किस देश की संसद जो है विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? ब्रिटेन, सही है। आगे बताना फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? यानी किसके मध्य हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया पर्सा के साथ ना? फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया। हाँ, यही दिया हुआ, फ्रांस एवं पर्सा के साथ हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे बताना वियना समझौता कब हुआ था? वियना समझौता कब हुआ था? ठीक है, सही है, हम गलत नहीं बोल रहे। वियना समझौता जो है ये 1815 में हुआ है। ठीक है, आगे बताना धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न से कौन से राष्ट्र शामिल थे? जर्मनी, जापान, इटली। आगे बताना है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। आइए अंकित जी करवाइए तो क्यों आप यहाँ से जो है ना कंटिन्यू करवाइएगा, समझे? इन लोग का उससे रिवीजन भी हो जाएगा बेहतर। ठीक है, और क्वेश्चन के टर्म में अगर पढ़े हुए हैं पार्ट बाय पार्ट करके दिया हुआ आप जाके क्या हुआ बताइएगा तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर 1862 में ना, 1862 में 23 सितंबर 1862 को बना था। 23 सितंबर 1862 को। बताइएगा तो अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? अतिजीविता का सिद्धांत, अतिजीविता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अतिजीविता का सिद्धांत दिया गया था।
बताइएगा तो वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? वाइमर संविधान जर्मनी से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइमर संविधान का संबंध जर्मनी से था। बताइएगा तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, हिटलर के। और वहीं इटली में पूछेगा फासिस्टवाद का जो हुआ था किसके? मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। बताइएगा तो हिटलर के द्वारा लीग ऑफ नेशन से कब अलग अपने आप को किया गया? 25 हिटलर जो है अपने आप को लीग ऑफ नेशन से कब अलग किया था? 1930 में किया था। हिटलर जो है सो अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अलग किया था 1930 को किया था, ठीक है ना। बताइएगा तो किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया था? हाँ, नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि नहीं है। 1944 को ऑटोमन साम्राज्य का जो है अभी जो जितना भी इधर ईरान इराक वाला जो अलग अलग देश है वो पहले ऑटोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। तो किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को बिखरा गया या विखंडित किया गया? सेवर्स की संधि के द्वारा। सेवर्स की संधि के द्वारा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमन साम्राज्य जो है सेवर्स की संधि के द्वारा बिखरा था, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। बताइएगा तो एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? 1898 में किया गया था। 1898 में किया गया था। 1898 में किया गया था। उसके बाद बताइएगा तो आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। बताइएगा तो रूस ने नई आर्थिक नीति को कब से लागू किया था? 1921 से किया था। रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ था? 1921 से। देखिएगा तो दर्पण है ना। अच्छा, आराम से देखिए। बताइएगा तो उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? उत्खनन के आधार पर पशुपालन का जो आरंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण से। मध्य पाषाण से, ठीक है ना, मध्य पाषाण से। जबकि पशुपालन का आरंभ कब से हुआ है? नव पाषाण से हुआ है, ठीक है ना। देखिए पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो मध्य पाषाण काल से ही मिल गया है, ठीक है ना। उत्खनन जो हुआ है उसके आधार पर मिला है। लेकिन प्रयोजित तौर से अगर कहेगा कि मानव के द्वारा जो है सो पशुपालन जो है सो व्यापारिक रूप से कब किया जा रहा है? तो नव पाषाण में किया जा रहा है, ठीक है ना, नव पाषाण से। बताइएगा तो किस ऐतिहासिक कालखंड को चारकोलेथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ताम्र पाषाण काल से। चारकोलेथिक जो है, चारकोलेथिक प्रयोग जो किया जाता है वो तांबे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को ही माना जाता है। चारकोलेथिक, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाली जो जितनी काल थी वो कौन सी काल थी? ताम्र पाषाण काल ही थी, जिसको चारकोलेथिक के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस विधि से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन दर्शन के अनुसार, जैन फिलॉसफी के अनुसार जो है इस सृष्टि की रचना जो है और पालन पोषण किस विधि से हुए हैं? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। सार्वभौमिक विधान से। किस विधान से हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ, ठीक है ना। बताइएगा तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565। तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का या बन्नी हट्टी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1565, और यही वह युद्ध है राक्षसी तगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो है ढह गया था। विजयनगर साम्राज्य का जो विखंडन चालू हो गया वो कब, किस युद्ध के वजह से? तालीकोटा युद्ध के वजह से। तालीकोटा। बताइएगा तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। 1336 में हुई थी संगम वंश के रूप में, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश राज किए हैं? 4 वंश। 4 वंश राज किए हैं। कौन कौन से?
सबसे पहले तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला जो हरिहरन बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया वो कौन सा वंश है? संगम वंश है। अपने पिता के नाम पे संगम वंश का निर्माण किया 1336 में। संगम के बाद दूसरा वंश जो आता है वो सुलूप वंश आता है। संगम के बाद कौन सा? सुलूप वंश। सुलूप के बाद जो वंश आती है वो तुलुप वंश आती है, और तुलुप के वंश जो आती है वो अराबीडू वंश आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में, टोटल 4 वंश। कौन कौन सा वंश? सबसे पहले संगम, दूसरा सुलूप, तीसरा तुलुप और चौथा जो है वो अराबीडू। ठीक है ना, चौथा जो है वो अराबीडू। अराबीडू को 2-3 बार बोलिएगा ना, हम याद हो जाएगा। ठीक है ना, अराबीडू थोड़ा सा अलग टाइप का साउंड करता है, लेकिन 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसी में पूछा जाता है, एक प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम सुने होंगे। आमुक्त मालदय की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। आमुक्त मालदय कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। किस भाषा में की गई थी? तमिल भाषा में की गई थी। और किस विषय पर की गई थी? नहीं, तमिल भाषा में किस विषय पर? उसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो उसमें विदेश नीति और राजनीतिक शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। विदेश नीति और राजनीतिक शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है अमुक्त मालदय कृष्णदेव राय का। तो क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य में किस वंश से था? तो उनका संबंध था तुलुप वंश से। तुलुप वंश से, ठीक है ना, तुलुप वंश से। पहला वंश कौन सा? संगम। दूसरा कौन सा? सुलूप। तीसरा कौन सा? तुलुप। और चौथा कौन सा? अराबीडू। अराबीडू, अरिकमेडू ने अराबीडू वंश था। ठीक है ना, अराबीडू वंश था। और यहाँ से 1565 में जो होती है तालीकोटा का या बन्नीहट्टी का या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, इसी में इसका जो है सो ये ढह जाता है। अच्छा बताइएगा, तो विजयनगर साम्राज्य का जो नेतृत्व कर रहे थे वो किसके द्वारा किया जा रहा था? नहीं, कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं किया जा रहा था। कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं किया था। राजा राम उस समय में शासक थे। राजा राम कौन शासक थे? अंतिम अराबीडू वंश के शासक थे राजा राम। उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था संगम वंश की तरफ से, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की तरफ से। और बाकी जो थे वो थे कौन कौन से? तो बीजापुर, अहमद और गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना लड़ रही थी। ठीक है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना लड़ रही थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजा राम कर रहे थे। ठीक है ना, आगे देखिएगा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद से, बिल्कुल सही है। औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में ही अवस्थित है। और औरंगजेब की पत्नी थी रबिया उद्दौला। हाँ, रबिया उद्दौला, उसका मकबरा जो बीबी के मकबरा के नाम से जानी जाती है वो कहाँ पे अवस्थित है? औरंगाबाद में ही अवस्थित है। औरंगाबाद में ही अवस्थित है। ठीक है ना, बताइएगा, तो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद जो है किस शासक की प्रमुख? शिवाजी का। अष्टप्रधान जो है किसके दरबार में रहते थे? वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। और ये अष्टप्रधान था क्या चीज? तो एक प्रकार का मंत्रिमंडल था। ठीक है ना, जैसे आज आप कैबिनेट मंत्री पढ़ते हैं उसी तरह का वो एक मंत्रिमंडल था। ठीक है ना, इसी में एक और मिलता जुलता शब्द आता है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टदिग्गज क्या था? ये तो वो कवियों का था। तमिल कवियों का संगम था। ठीक है ना, हाँ, कवियों का जो है वो साहित्यकार का जो है संगम था, उसमें अष्टदिग्गज था। और ये क्या है? अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल था, किसमें? शिवाजी के दरबार में, मराठा साम्राज्य में ये रहता था। ठीक है ना, हाँ, अष्टदिग्गज जो है शिवाजी। अष्टदिग्गज शिवाजी, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टप्रधान जो रहते थे वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, आगे बताना है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा था? यही शिवाजी के द्वारा ही। मोडी लिपि भी एक प्रकार का लिपि ही है। ठीक है ना, जिसमें मराठा भाषा जो लिखते हैं ना, मराठी भाषा, वो किस लिपि में लिखी जाती थी उस समय? मोडी लिपि में लिखी जाती थी। तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा था? शिवाजी के द्वारा, यानी मराठाओं के द्वारा किया जाता। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा? मराठाओं के द्वारा। बताइएगा, तो बांडी बास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बांडी बास का युद्ध 1760 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था बांडी बास का युद्ध। इससे 1 साल पहले चलते हैं
1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। यह भी प्रमुख युद्ध है। पूछता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। बताइएगा तो गदर समाचार पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में गदर समाचार पत्र का प्रथम अंक किस में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन थे? 3 लोग मिलकर के किए थे, ठीक है ना। 3 लोग के मिलकर के, इनको बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन थे? तेलंग, तैयब और मेहता। तेलंग, तैयब और मेहता। तेलंग, तैयब और मेहता, ठीक है ना। कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तेलंग थे। केटी तेलंग थे, ठीक है ना। देखिए पूछा जाएगा 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तेलंग थे। तेलंग, तैयब, मेहता। तेलंग, तैयब और मेहता, ये तीनों करके याद रखिएगा, ठीक है ना। और ईस्वी की बात करें तो 1885 कहाँ पे हुई थी? बंबई में हुई थी। बंबई एसोसिएशन की स्थापना बंबई में ही हुई थी, ठीक है ना। आगे तेलंग, तैयब, मेहता, ठीक है ना। तेलंग, तैयब, मेहता करके याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, आप वहां से टिक करके निकल सकते हैं, ठीक है ना। तेलंग का मतलब हो गया केटी तेलंग, तैयब का मतलब हो गया बदरुद्दीन तैयब जी और मेहता का मतलब फिरोज शाह मेहता, ठीक है ना। आगे चलिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बीच बचाव हेतु, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत का नाम जानते होंगे। गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जो है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत के समिति में हुआ था, ठीक है ना। बताइएगा तो प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप। देखिए बता देते हैं, इससे 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 1915 में भारत में सबसे पहले अंतरिम सरकार की गठन होती है काबुल में। 1915 में भारत में सबसे पहले अंतरिम सरकार की गठन होती है काबुल में, ठीक है ना। और किस देश के सहयोग से होती है? जर्मनी देश के सहयोग से होती है। जर्मनी देश के सहयोग से 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 1915 में काबुल में जर्मनी देश के सहयोग से अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाता है? बरकतुल्ला को। किसको चुना जाता है? बरकतुल्ला को। ध्यान से समझ लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले अंतरिम सरकार की गठन कब हुई? 1915 में। 1915 में कहां पर की गई? काबुल। काबुल यानी कि अफगानिस्तान। किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा की गई? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी देश के सहयोग से की गई। किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? बरकतुल्ला को। बकर नहीं, बरकतुल्ला को। बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। 2-3 बार सुनिएगा, ये सब चीज याद हो जाती है, लिंक अपने आप, ठीक है ना। बताइएगा तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन कौन किए थे? तो ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। बात करें मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? बताइएगा। 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी वर्तमान में जो है ढाका, वहां पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? नहीं, अध्यक्षता आगा खां के द्वारा। अध्यक्षता किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा की गई थी। और स्थापना किसके द्वारा, किसके प्रयास से की गई थी? तो सलीमुल्लाह के द्वारा। स्थापना किसके प्रयास से? 100 से सलीमुल्लाह, 100 से स्थापना, ठीक है ना। अ से अध्यक्षता, अ से आगा खां। अ से अध्यक्षता, अ से आगा खां। अध्यक्ष बने थे आगा खां,
स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? सलीमुल्लाह के प्रयास से हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है ना, इतना ही स्थापना से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मुस्लिम लीग के संदर्भ में। ठीक है ना, इसी तरह से कांग्रेस का भी स्थापना पूछा जाता है। कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुई थी पहली अध्यक्षता। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके महासचिव कौन बने थे? A.O. ह्यूम बने थे। महासचिव कौन बने थे? A.O. ह्यूम बने थे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? W.C. बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? W.C. बनर्जी के द्वारा। W.C. बनर्जी के द्वारा। कहाँ हुई थी अध्यक्ष? ये संपन्न बंबई में हुए थे। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों में। बताइएगा, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया। ये कब दिया गया और किस अधिवेशन में दिया गया? मुंबई नहीं, मुंबई अधिवेशन में नहीं। आपको याद होगा, आप पढ़ते होंगे, बिहार में पहली अधिवेशन 1912 में हुई है बांकीपुर में। 1912 में पहली अधिवेशन हुई है 1912 में बांकीपुर में। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। A.O. ह्यूम को क्या किया गया? कांग्रेस का पिता घोषित किया। बिहार में कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन कब हुई है? गया में हुई है, ठीक 10 साल बाद। पहला 12 पढ़ते हैं, दूसरा 1922 में हुई है। 1922 में हुई है। अच्छा, 1912 वाला का अध्यक्षता छूट गया था। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था जो बांकीपुर में हुई थी? R.N. माधुलकर, बिल्कुल सही है। R.N. माधुलकर जी के द्वारा 1912 में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था बिहार में, पहला अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। वो 27वां अधिवेशन था, ठीक है ना, जो 1912 में कंडक्ट हुई थी। दूसरा अधिवेशन जो हुआ है 1922 में, वो कहाँ हुई है? गया में हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास जी के द्वारा। चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया है। और वो कहाँ पे हुई है? गया में हुई है। तीसरा अधिवेशन बिहार में कांग्रेस का कहाँ हुआ है? रामगढ़ में हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रामगढ़ में हुआ। तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अब्दुल नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। 1940 में हुआ है। 1940 में हुआ है। वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड में चला गया है, ठीक है ना। 15 नवंबर 2000 को जब विभाजन हुआ है तो उसके बाद वो कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया, ठीक है ना। उसके बाद बताना है 1941 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हाँ, 41 में अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही किया गया। देखिए, अभी याद करवा देते हैं, 38 से लेकर के 46 तक का याद करवा देते हैं। 38 से लेकर के 46 तक याद करवा देते हैं। देखिए, आप पढ़ते होंगे एक त्रिपुरी, नहीं, हरिपुरा पढ़ते होंगे। हरिपुरा पढ़ते होंगे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ठीक एक साल के बाद 1939 का वर्ष आता है, 1939 का, जिसमें त्रिपुरी में अधिवेशन होना था। और वहां पे अध्यक्षता कौन बनने वाले थे? नहीं, अध्यक्ष बनने वाले थे वहां पे सुभाष चंद्र बोस ही। पिछले बार की भांति सुभाष चंद्र बोस ही बनने वाले थे। लेकिन महात्मा गांधी का इच्छा हुआ था कि उनके प्रिय पट्टाभी सीतारमैया जो है वो अध्यक्ष बने। जबकि वहां पे जितने भी लोग अध्यक्षता में भाग ले रहे थे, जितने भी लोग अधिवेशन में भाग ले रहे थे, उनका मत था कि सुभाष चंद्र बोस पिछली बार अच्छा कंडक्शन किए थे और यह फिर से दोबारा कंडक्शन करे। लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से प्रोजेक्ट कर दिया गया किसको? पट्टाभी सीतारमैया जी को, ठीक है ना। तो सभी लोगों का सहमति, जब किसी भी चीज पर बहस हो जाता है तो सब लोग क्या करते हैं? मत करते हैं ना, वोटिंग करते हैं। तो सभी लोगों के द्वारा क्या किया गया? वोटिंग किया गया। वोटिंग में पट्टाभी सीतारमैया जी हार गए। वोटिंग में पट्टाभी सीतारमैया जी क्या हो गए? हार गए। लेकिन महात्मा गांधी जी के तरफ से चूंकि प्रोजेक्ट किया गया था तो उनकी हार जो है, महात्मा गांधी बोले कि ये पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं, ये मेरी हार है, ठीक है ना। और महात्मा गांधी उस समय देश थे। क्या थे महात्मा गांधी? देश थे। तो देश की हार हो रही थी, तो इसके लिए सुभाष चंद्र बोस वहां से अध्यक्षता छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हम अध्यक्षता नहीं करेंगे, हम छोड़ देते हैं। और वहां से वो चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो अध्यक्षता अब तो
कोई नहीं बना, जो हारे हुए हैं उनको कैसे अध्यक्ष बनाइएगा? तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर सभी लोगों का विश्वास हो। तो उस समय ऐसे ही व्यक्ति थे बिहार के, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1940 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। उसके बाद का वर्ष आता है 1939 का, सॉरी 1939 का, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। उसके बाद एक साल के बाद जो आता है वर्ष, वो कौन सा आता है? 1940 का वर्ष आता है। तो 1940 का जो वर्ष आता है उसमें अध्यक्षता करने के लिए कोई लोग तैयार नहीं थे। बोले कि पिछले बार छीछी हुआ था इस अध्यक्षता को लेकर के, अब हम लोग अध्यक्षता नहीं करेंगे। और उस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन भी बहुत जोर पे थी, तो कोई वैसा शीर्ष के नेता बचे नहीं थे जो अध्यक्षता कर पाए। इसके लिए उस समय युवा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद। मौलाना नहीं, अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अध्यक्ष बनिए, ठीक है ना। और वो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कि फिर से द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का समय आ जाता है, तो सभी लोग उसी में बिजी हो जाते हैं। और 1942 में आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला था। किस समय में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनको उठाइए। भारत छोड़ो, हाँ 9 अगस्त 1942 ना, ऑपरेशन जीरो आवर क्या 9 अगस्त? नहीं 9 अगस्त वो गलत लग गया होगा, अगर 16 लगा होगा तो गलत लग गया होगा। 9 अगस्त 8 अगस्त को वर्धा मतलब अधिवेशन में जो है मुंबई में पास होती है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही। और 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत देश के सभी शीर्ष नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो कोई ऐसा नेता बचते नहीं जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर सके। तो इसी के लिए 40, 41, 42, 43, 44 और 45 और लगातार 46 तक जो है लगातार कांग्रेस का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? अबुल कलाम आजाद का। इसी के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? अबुल कलाम आजाद। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। और उसके बाद जब आप पढ़ते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी। और उसमें विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में होती है उसमें कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो 1938 से लेकर के 1947 तक का 1947 तक का कांग्रेस का अधिवेशन समझ गए, ठीक है ना। क्या कोई कंफ्यूजन रह गया? जी, जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को देखिए वर्धा अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन को पास कर दिया गया कि ठीक है, कांग्रेस के तरफ से भारत के शीर्ष नेताओं को यह मिल गया आदेश कि ठीक है आप भारत छोड़ो आंदोलन चला सकते हैं। तो 8 अगस्त को ही लगभग चालू हो गया था। और एक दिन बाद जैसे ही अंग्रेज को पता चला कि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है, तो वो क्या किया कि जितने भी शीर्ष के नेता थे उस सभी नेताओं को लेकर के जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है ना, जेल में बंद कर दिया गया। जिस सिलसिले में महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? नहीं, बांकीपुर में नहीं, आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसके बाद अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के नेता थे उनको कहां रखा गया? उनको बांकुड़ा जेल में रखा गया। कोलकाता में पड़ता है बांकुड़ा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। बांकुड़ा में रखा गया, बांकुड़ा जेल में। उसके बाद जो है सो जवाहरलाल नेहरू को कहां रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को कहां रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? बांकीपुर जेल में। मतलब जो जहां मिले उसको वहीं जेल में ठूस दो। अबुल कलाम आजाद कहां पे थे? पश्चिम बंगाल में थे, तो उनको बांकुड़ा जेल में रख दिया गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी थे आगा खां पैलेस के पास, तो उनको आगा खां पैलेस में रख दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले बांकीपुर में, इनको बांकीपुर में रखा गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल के पास मिले, उनको अल्मोड़ा जेल में रख दिया गया। इसी तरह से, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे बताइएगा। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? सबसे पहले बताना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों का एक बार नाम बताते हैं और अभी याद हो जाएगा, ठीक है ना। वो जैसा ट्रिक है आप बाद में पहले जान तो लीजिए, उसके बाद ट्रिक। पहले जानिए उसके बाद ट्रिक, ठीक है ना। जैसा आपको लॉजिक लगे उस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए पश्चिम से, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कहां से? पश्चिम से। गुजरात,
राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद लास्ट कौन बच जाएगा? त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद लास्ट में जो बच जाता है वो मिजोरम, ठीक है ना। यही 8 राज्य है। कौन कौन सा? अभी याद हो जाएगा, उंगली पे गिनिए। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद छोटा सा, थोड़ा सा लगता है, राजस्थान से थोड़ा सा गुजरता है, ठीक है ना, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। बस यही 8 राज्य है। एक बार फिर से आप लोग अपने से बोलने का कोशिश कीजिए, सीधा लाइन से बोलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ठीक है ना। यही 8 राज्य है। बताइएगा तो टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ पे है? नीलगिरी क्षेत्र है, नीलगिरी क्षेत्र है। और यही टोडा जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह की प्रथा चलती है अभी भी। बहुपति विवाह की प्रथा किस जाति में चलती है? टोडा जनजाति में। बहुपति विवाह समझते हैं? हाँ, एक पत्नी है, उसके कई पति हो सकते हैं, ठीक है ना। उल्टा जैसा अभी आप लोग चला रहे हैं ना, एक पति है और कितना पत्नी है, ठीक है। नहीं नहीं, देखिए ये प्रथा नहीं है ना, ये प्रथा नहीं है। और हिंदू लॉ में इसको बैन किया गया है, आप डबल विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदू लॉ में इसको बैन किया गया है, आप डबल विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कानूनी रूप से, ठीक है ना। वैसे विवाह करके तो कितने लोग क्या रखते हैं वो तो पता ही है सब लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बताइएगा तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, लातूर में, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के लातूर में किया गया, महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। बताइएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी जो है वो प्लायन सिख यानी कि सैंडल पीक है, जो किस अंडमान में पड़ती है? उत्तरी अंडमान में पड़ती है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में पड़ती है। सैंडल पीक कहाँ पड़ती है? उत्तरी अंडमान में पड़ती है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ती है। बताइएगा तो किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार बताया था? नहीं, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी को जो भी मिला था ना, 1931 में हुआ था, 32 में नहीं, 1931 में हुआ था। उसमें गांधी जी को जो लाभ मिला था, लाभ क्या मिला था उसमें? ये 11 सूत्री मांग रखे थे, ठीक है ना। गांधी जी की तरफ से 11 सूत्री मांग रखे थे, जिसमें से 10 सूत्री मांग को मांग लिया जाता है और 11वां नहीं माना जाता है। जो 11वां मांग इनका क्या था कि जितने भी लोग अभी मतलब भारत के जितने भी शीर्ष के क्रांतिकारी अभी बंद है जेल में, उनको जो है स्वतंत्र किया जाए, ठीक है ना। तो वो 11वां मांग नहीं मांगा गया था। एक सेकंड बताते हैं लास्ट में। तो ये किसके द्वारा सांत्वना पुरस्कार बोला गया था? तो सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा, एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा माना गया था, ठीक है। रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे।